सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं फिर से शानदार टॉपिक के साथ जो हमारा चल रहा था ग्रामीण परिवेश। और हमने आपको ग्रामीण परिवेश में पढ़ाया था, पंचायती राज व्यवस्था को ख़त्म किया था। तो ज़रूरी है ना पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाएँ और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट कराए जाएँ और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराया जाए। तो हमने एक क्लास प्रैक्टिस सेट की आपको पहले ही करा दी थी। आज हम दूसरी क्लास की ओर मूव करते हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उठेंगे ही उठेंगे। निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि क्लास कराने के साथ साथ आपको क्या किया जाए, प्रैक्टिस सेट भी लगवाए जाएँ, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक था वो फोर्थ टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे थे, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, है ना। इसमें हमने पहला टॉपिक खत्म भी कर दिया। तो आज हम चलते हैं इसमें, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो आज का वैसे मैं फोकस अगर आपको कराऊं तो शुरुआत जो हमारी रहेगी क्वेश्चन में वो रहेगी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, मतलब जो स्थानीय स्वशासन है उस स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पहलुओं पर जो क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके लिए आज। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए बने। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है किसने, ये कितने नहीं है, ये जो लिख रखा है ये किसने है, आप ध्यान रखना, किसने ग्रामीण शासन पद्धति को लघु गणराज्य, मेरा कहने का मतलब शॉर्ट रिपब्लिक की संज्ञा दी। पहला ऑप्शन कह रहा है चार्ल्स मैटकॉफ, दूसरा कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा कह रहा है विलियम बेंटिंग और फोर्थ कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जल्दी से आंसर गैस करिए और बताइए इसका आंसर। मेरी तरफ से जो आंसर होगा वो ए होगा इसका, चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ ने ही ग्रामीण शासन पद्धति को, ये ब्रिटिश गवर्नर था। कौन था ये? ब्रिटिश गवर्नर था, ध्यान रखना। लॉर्ड कैनिंग की जब हम बात करते हैं तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय। इन्हीं के समय एक्ट 1958 आया था, एक्ट 1958। और ये जो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ही एक्ट 1857, ये 1858 है, ठीक है ना। तो 1858 में बनाया गया था और ये 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप इनको बनाया गया था। जब यहाँ देखा गया अंग्रेजों को असफलता मिली तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। विलियम बेंटिंग, सती प्रथा के लिए भारत में कई सामाजिक सुधार के लिए विलियम बेंटिंग को जाना जाता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये विलियम बेंटिंग और इन्होंने सती सिस्टम को खत्म किया था। सती प्रथा, विधवा प्रथा और गुलाम प्रथा जो थी, दास प्रथा, उनको इन्होंने क्या किया था? खत्म किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अगर हम जाने तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय आया था। जमींदारी बंदोबस्त में जो रिफॉर्म की बात की थी वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैस करिए इसे। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में प्रधान को क्या कहा जाता था? जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम स्थानीय स्वशासन के ऐतिहासिक पहलुओं पर ज्यादा बात करेंगे। ऐतिहासिक जो पहलू हैं कि हमारे इतिहास में स्थानीय स्वशासन पर और कहां-कहां बात की गई है। स्थानीय स्वशासन कोई नई बात नहीं है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल से ही भारत में चला आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो स्वतंत्रता के बाद का है, जो आज हमारे यहाँ चलता आ रहा है। पहला कह रहा है इसमें कि मौर्योत्तर काल में प्रधान को कहा जाता था ग्रामपति, विषयपति, शहनाज या पुरुषपति। जल्दी से गैस करिए। मेरी तरफ से इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। मौर्योत्तर काल में प्रधान को ग्रामपति कहा जाता, क्योंकि ये ग्राम की इकाई का ही क्या होता था? मुखिया होता था। सब लोग जानते हैं मौर्य प्रशासन के लिए मौर्य काल जो है वो बेहद बढ़िया समय रहा है। मौर्य काल में कई शासक रहे, इनके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी
और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसमें जो सबसे महान शासक रहा है, या इतिहास में ही मैं सबसे महान शासकों की बात करूं तो अशोक को जाना जाता है। किसे जाना था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके? बौद्ध धर्म के अनुयायी। और सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धम्म, क्या? बौद्ध धम्म की स्थापना की थी। किसकी? बौद्ध धम्म की। आपसे पूछ सकता है बौद्ध धम्म की स्थापना किसने की? तो सम्राट अशोक ने की थी। सम्राट अशोक ही थे जिनका जो शासन था वो बांग्लादेश और म्यांमार से लेकर के ईरान तक फैला हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर शासन करने वाले शासक की अगर बात आती है तो सम्राट अशोक को ही जाना जाता है। सम्राट अशोक ने स्तंभ लेख भी बनवाए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो महाकाव्य युग में पुर, महाकाव्य युग में पुर किसे कहा जाता था? नगर को, ग्राम को, तहसील को या प्रांत को? महाकाव्य युग की बात करें दोस्तों तो महाकाव्य थे रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत ये हमारे महाकाव्य हैं। महाभारत ये हमारे महाकाव्य हैं। तो ये रामायण के अध्ययन से पता चली है कि महाकाव्य युग में पुर भी कोई स्थानीय शासन की इकाई होती थी, लेकिन इसे कहा क्या जाता था? तो इसे नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर कहा जाता था। जिसने भी आंसर नगर दिया ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से गैस करिए इसे। मौर्य व मौर्योत्तर काल में जिलाधिकारी को कहा जाता था। जिलाधिकारी वर्तमान में हमारे यहाँ जिले का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। जिले का सबसे प्रमुख क्या किसे कहा जाता था? विषयपति, पुरुषपति, ग्रामपति या प्रांतपति? फटाफट से इसका आंसर करिए। तो मौर्य और मौर्योत्तर काल में जिलाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। ध्यान रखना, मौर्य काल मैंने बता ही दिया। उत्तर वैदिक काल के खत्म होने के बाद आया था मौर्य काल। मौर्य काल के पतन के बाद आया था मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जो आया था, मौर्य काल जो आया था वो नंद वंश के बाद आया था। नंद वंश का शासक जो घनानंद था उसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा डिफीट देने के बाद कौन सा काल आया था? मौर्य काल आया था। तो इसका आंसर जो होगा वो विषयपति होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य युग में जनपद शब्द का उल्लेख स्पष्ट करता है। महाकाव्य युग में जनपद शब्द का, किसका? जनपद शब्द का उल्लेख स्पष्ट करता है। नगर को, प्रांत को, कबीला को या ग्राम को? तो दोस्तों जनपद जो करता था वो ग्राम को करता था और इसका आंसर डी होगा। जन एक शब्द हम इतिहास में पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है कबीला। जन का मतलब क्या होता है? कबीला। आगे कबीला जो होता था ऐतिहासिक काल में वो 100-200 लोगों का एक समूह होता था। पुराने समय में, प्राचीन समय में अगर हम बात करें तो लोग ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, पशुपालन करते थे, गाय वगैरह चराते थे, तो उनके समूह को कबीला कहते थे। जब ये कई कबीला आपस में मिले, कई कबीले जब आपस में मिले तो जनपद का निर्माण हुआ। किसका? जनपद का निर्माण हुआ, जिसे क्या बोलते थे? ग्राम कहते थे। लेकिन जब कई जनपद मिले, कई जनपद जब मिले तो महाजनपद बोला गया। उनको क्या बोला गया? महाजनपद बोला गया। ठीक है। तो महाकाव्य युग के बाद एक समय आता है जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकाव्य युग में ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन होता था? ग्राम का कह रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी जिला का पूछा था, अब ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन होता था? विषय प्रति, ग्रामिक, दशक या शतग्राम? तो ध्यान रखना, महाकाव्य युग में ग्रामिक जो होता था वो ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था। ये दशक जो बोल रखा है तो ये 10 ग्राम का अधिकारी होता था, 10 गांव का मुख्य अधिकारी। और शतग्राम जो होता था वो 100 गांव का मुख्य अधिकारी होता था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा और समिति का वर्णन
किसमें मिलता है? वैदिक काल में सभा और समिति का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अर्थवावेद में? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में ये देखने को मिलता है। वैदिक काल में, वैदिक काल को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो दो फेज में पढ़ते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और एक उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसे लेटर वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर वैदिक काल। ऋग्वैदिक, अगर वैदिक काल की मैं बात करूं तो वैदिक काल में ये दोनों आते हैं। जब मैं वैदिक काल की बात करता हूं तो वैदिक काल में ये दोनों आते हैं। वैदिक काल के समय को हम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, बिफोर कॉमन एरा तक पढ़ते हैं, जिसमें ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से 1000 बिफोर कॉमन एरा तक पढ़ते हैं। ये समय 500 साल का समय है। और 1000 बिफोर कॉमन एरा से 600 बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो ये जो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की स्थापना हुई थी, और ये ऋग्वेद जो था वो मौखिक था। क्या था? मौखिक, लिखा नहीं गया, इसे ऐसे ही मौखिक बोलते थे। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। सामवेद जो था इसमें संगीत था। क्या था? संगीत के बारे में बताया गया था। तो यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बताया गया, संस्कारों के बारे में बताया गया। अर्थवेद में जादू और टोना के बारे में बताया गया था। ये वैदिक काल के वेद हैं 4, इनको ध्यान रखना। वैदिक काल में और भी बने थे, जैसे पुराण है, आर्ण्यक है, उपनिषद हैं, ये सब बने थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। प्राचीन काल में स्थानीय सुशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। मतलब प्राचीन काल में जो स्थानीय सुशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है, उसके किस में साक्ष्य मिलते हैं? तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, मनुस्मृति जो मनु ने लिखी थी, दोनों में मिलते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जो अर्थशास्त्र है ये मौर्य के समय की एक राजनीतिक किताब है, राजनीतिक व्यवस्था की किताब है। अर्थशास्त्र समझ के आर्थिक व्यवस्था की मत समझ लेना, जिसे कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा था। तो स्थानीय सुशासन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अर्थशास्त्र में भी मिलती है, कौटिल्य के में, और मनु के मनुस्मृति में। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। ए और बी दोनों ही इसके आंसर होंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल, या तो मध्यकाल कह लो या दिल्ली सल्तनत। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत भी आता है और मुगल काल का फेज भी आता है। में दिल्ली सुल्तानों ने जिन प्रांतों में विभाजित किया उनको कहते हैं। यह बोल रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तान थे उन्होंने प्रांतों को किस में विभाजित किया? जिसमें भी विभाजित किया उसे क्या बोलते थे? परगना, विलायत, ग्राम या महाजनपद? तो दिल्ली सल्तनत काल के समय विलायत प्रांत जो थे वो विभाजित किए गए थे विलायत में। मैं जब दिल्ली सल्तनत काल की बात करता हूं तो इसमें कई फेज देखने को मिलते हैं। गुलाम वंश इसमें मिलता है, खिलजी वंश इसमें मिलता है, खिलजी, सैयद वंश इसमें मिलता है, सैयद वंश, लोदी वंश इसमें मिलता है, और तुगलक वंश इसमें मिलता है। अगर क्रम से देखोगे तो पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। लोदी वंश के बाद ही इब्राहिम लोदी को अंतिम रूप से हरा करके बाबर ने मुगल वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी 1526 में। तो मुगल वंश जब स्टार्ट होगा वो समय होगा 1526। ठीक है, और जो दिल्ली सल्तनत काल स्टार्ट जो हुआ था वो 1206 में स्टार्ट हुआ। तो 1206 से 1526 तक चला, ये याद रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल में ग्राम शासन इकाई थी। जो ग्राम शासन है ये, इसमें कौन कौन सी इकाइयां थी? ग्राम शासन में इकाई थी कौन कौन सी? क्या मुकद्दम था जो प्रशासन की देखभाल करता था? क्या पटवारी था उस समय जो राजस्व संग्रहण की देखभाल करता था? किसकी? राजस्व संग्रहण, इकट्ठा करना। क्या चौधरी था जो विवाद होते थे समाज के
उनकी देखभाल करने वाला, या ये सभी थे? जल्दी से गैस करिए इसका आंसर और बताइए मुझे। तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, सभी थे। उस समय मुकद्दम भी था, पटवारी भी था, चौधरी भी था, और मतलब ऑल ओवर थे इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में स्थानीय शासन प्रणाली के कमजोर होने का क्या कारण था? आखिरकार मुगल काल में स्थानीय जो शासन प्रणाली थी वो कमजोर क्यों हुई? क्या बादशाह मजबूत हो गए? क्या सामंती ताकतों को बढ़ावा मिला? क्या किसानों का मजबूत होना, या सामंतवाद ताकत का कमजोर होना? तो ध्यान रखना, मुगल जैसे ही आए तो जो सामंतवाद थे, जो सामंत थे, उनकी ताकत में बढ़ावा मिला। सामंत कौन होते थे? सामंत वो लोग होते थे जो जमींदारी पर कर को इकट्ठा करने वाले, मतलब कर की नीलामी वगैरह करने वाले लोग होते थे। इन्हें फ्यूडल कहते थे। क्या कहते थे? फ्यूडल। तो मुगल काल में सामंती जो व्यवस्था थी, सामंती मतलब जमींदारी, एक प्रकार से बोल सकते हो सामंती को क्या बोल सकते हो? जमींदारी। क्या बोल सकते हो आप? जमींदारी बोल सकते हो इसे। तो ये काफी स्ट्रांग थे। इस वजह से जो ग्रामीण व्यवस्था थी, स्थानीय शासन व्यवस्था थी, वो क्या होती चली गई? कमजोर होती चली गई। क्योंकि इन्होंने किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण किया। जमींदार किसान को नहीं कहते, ध्यान रखना। जमींदार किसान जो होता है उसे पीसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसेंट। तो पीसेंट को कमजोर किया, जिससे स्थानीय शासन व्यवस्था क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो मुगल काल में ये कमजोर हो गई। इसके पीछे का कारण आंसर एक होगा कि सॉरी आंसर बी होगा, सामंतों की ताकत में क्या हुआ? बढ़ावा मिला था। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव क्या था? प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव क्या था? स्थानीय संस्थाओं की शांति शक्ति है, ये शांति नहीं होगा, शक्ति। जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी उनकी शक्ति और उत्तरदायित्व में वृद्धि थी इसमें, या शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा प्रस्तुत की, या फिर इसने स्थानीय संस्थाओं को कमजोर करने की बात कही। तो ध्यान रखना, इसमें ए और बी दो आंसर हैं। पहले तो इन्होंने जो स्थानीय संस्थाएं थी उनकी शक्ति को बढ़ाने की बात की, उसके बाद उनके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया, करने की सिफारिश की, और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका में प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से भेजा जाएगा, प्रतिनिधित्व किया जाएगा। और ये जो प्रस्ताव आया था दोस्तों वो 1870 में आया था। कब आया था मेयो प्रस्ताव? लॉर्ड मेयो जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखना, कब आया था? 1870 में आया था। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है, रॉयल आयोग का गठन कब हुआ? 1870, 1970, 1907, 1917 या 1892? तो ये जो आया था वो 1907 में आया था, और इसने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी वो वर्ष 1909 में की थी। और इसमें सिफारिश क्या की गई थी कि जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के ग्रामीण मुद्दे हैं और उसके साथ साथ स्थानीय कार्य हैं उनको ग्राम पंचायतों को सौंप देना चाहिए। इसने बात की कि ग्रामीण स्थानीय शासन के जो आमतौर पर मुद्दे होते हैं उसके साथ साथ जो स्थानीय कार्य होते हैं वो सब पंचायतों को दे दिए जाने चाहिए। ये सिफारिश किसने की? रॉयल आयोग ने की थी। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 4 स्टार लगा सकते हो आप। ये 4 स्टार क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है। किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया? इसका कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें स्थानीय शासन व्यवस्था के जो सब्जेक्ट थे 29 जो विषय हैं वर्तमान में उनको विभाजित करने की बात की थी। तो उनको स्थानांतरित प्रांतों को देने की बात की थी कि भाई ये विषय किसको दे दिए जाएं? प्रांतों को दे दिए जाएं। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या इसे बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। क्या बोलते हैं? भारत शासन अधिनियम
दूसरा कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो स्थानीय शासन के विषय थे वो प्रांतों को देने की बात की गई थी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म तो सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, किसके लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की थी। पृथक निर्वाचन की बात की थी, मतलब जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होगी वहां से मुस्लिम प्रतिनिधि ही क्या करेगा? चुनाव लड़ेगा। भारत शासन अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं। वर्तमान में लगभग जो हमारा संविधान है उसमें लगभग जो 70% बातें हैं वो भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। अधिकांश पार्ट भारत शासन अधिनियम से, राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम से, हमारी जो आरबीआई वगैरह बनी है, ठीक है ना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1526 तक कितनी देशी रियासतों ने पंचायत कानून पारित कर लिया था? इसका कहने का मतलब यह है कि वर्ष 1926 तक, जब 1919 में प्रांतों को यह ताकत दे दी गई, तो कितनी देशी रियासतें थीं जिन्होंने पंचायतों को लागू किया अपने यहाँ पे? 8, 9, 3 या 6? तो जिसने भी आंसर गैस 6 किया है, डी किया है, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में ग्राम के समूह को कहा जाता था। जो वैदिक काल था उसमें ग्राम के समूह को क्या कहते थे? ग्रामिक, बेस, पंचायत या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना बिस कहते थे। 20 का आंसर होगा। वैदिक काल मैंने आपको बता ही दिया है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के समय को, जो पूरा वैदिक काल हम पढ़ते हैं तो 1500 ईसा पूर्व बिफोर कॉमन ईरा से 1600 बिफोर कॉमन ईरा तक के समय को वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्रकार नहीं है, मतलब एक ग्राम का प्रकार नहीं है। यहां पे आएगा ग्राम का प्रकार नहीं है, मतलब गांव के टाइप नहीं है। गैर कृषि ग्राम, कृषि ग्राम, औद्योगिक ग्राम या नगरीय ग्राम? तो ध्यान रखना, गैर कृषि ग्राम भी हैं, कृषि ग्राम भी हैं, औद्योगिक ग्राम भी हैं, लेकिन नगरीय ग्राम नहीं है। जो ग्राम के प्रकार 4 हैं, 3 तो ये ऑलरेडी हैं ही, और 4th जो प्रकार है उसे उपनगरीय, क्या? उपनगरीय गांव कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनगरीय गांव कहते हैं, जिसमें गांव और नगर की साझा संस्कृति शामिल होती है। आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन है, मध्यकाल के दौरान ग्राम व्यवस्था की ह्रास के कारण, ये रिपीटेशन आ गया क्वेश्चन, तो जमींदारी प्रथा पर जोर, बादशाहत का बढ़ जाना, बादशाहत का निरंकुश होना या जमींदारी प्रथा का कमजोर होना? तो हमने पहले ही बताई, सामंती व्यवस्था का मजबूत हो जाना, जिससे राजाओं की शक्ति में क्या हुआ? बादशाहों की शक्ति कमजोर हो गई। और जब वर्ष 19वीं सदी में जब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के मरने के बाद, तो सामंत इतने मजबूत हो गए थे जिन्होंने अपने अलग अलग क्या कर लिया था? राज्य भी बना लिए थे, जैसे मुर्शिद कुली खां, बुरहान मुल्क, ऐसे लोगों ने अपने यहां पर अलग से नए स्वायत्त क्षेत्र क्या कर लिए थे? घोषित कर लिए थे। तो इसमें ए आंसर होगा, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था मजबूत होने की वजह से सामंत मजबूत हो गए, जिससे जो राजा थे उनकी शक्तियों में गिरावट देखने को मिली। आगे लॉर्ड मेयो प्रस्ताव कब आया? 1872, 1870, 1860 या 1858? तो हम ये पहले ही बता चुके हैं, लॉर्ड मेयो प्रस्ताव 1870 में आया था। लॉर्ड मेयो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इसमें क्या था कि जो स्थानीय शक्तियां थीं उनको शक्ति और उत्तरदायित्व, स्थानीय जो निकाय थे उनको शक्ति और उत्तरदायित्व में बढ़ावा देने की बात की थी कि इनकी शक्ति को भी और इनके उत्तरदायित्व को भी क्या करिए? बढ़ाइए। मतलब कोई काम होता है तो जवाबदेही किनकी होगी? इन्हीं की होगी। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र का गठन होता है? 1000 की जनसंख्या पर
2500 की जनसंख्या पर, 4000 की जनसंख्या पर। ध्यान रखना, मैंने ग्राम सभा आपको बताई थी। ग्राम सभा वो होती है जिसमें 2000 से 1000 के बीच क्या होती है, जनसंख्या होती है। और जहां 1000 जनसंख्या होती है वहीं पर उत्तर प्रदेश में पंचायत क्षेत्र बना दिया जाता है। और इससे ज़्यादा अधिकतम कहीं 2000, 3000, 4000, 5000 पर भी उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है, पंचायतें मिलती हैं। लेकिन जैसे ही 1000 जनसंख्या है तो हम क्या बना सकते हैं, उसे पंचायत क्षेत्र बना सकते हैं। आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मांग किसके द्वारा की गई। जैसे ही भारत देश आजाद हुआ तो किसने मांग की कि भारत में जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, लोकतंत्र की जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और KM मुंशी। तो विकेंद्रीकरण की मांग जो की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने स्थानीय शासन व्यवस्था पर महात्मा गांधी की विचारधारा का समर्थन नहीं किया था। श्री मन्नारायण अग्रवाल, इनका नाम था श्री मन्नारायण अग्रवाल पूरा नाम। दूसरा JC कुमारप्पा, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो गांधीवादी विचारधारा को के जो कटु आलोचक थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इन्होंने कभी गांधीवादी विचारधारा का समर्थन नहीं किया। और जहां ग्राम स्वराज्य की बात आती थी, गांधीवादी विचारधारा में ही क्या है, ग्राम स्वराज्य है। तो जहां ग्राम स्वराज्य की बात आती थी तो अम्बेडकर नगरों और शहरों की बात करते थे, गांधी गांव की बातें करते थे। तो JC कुमारप्पा और श्री मन्नारायण और राजेंद्र प्रसाद तीनों ने क्या किया था, इनका समर्थन किया था। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, जो किसमें है, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में उपस्थित हैं। ये गांधीवादी विचारधाराओं को लेकर के पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसमें क्या की गई है, पंचायतों के गठन की बात की गई है। किसके, पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट, संविधान सभा के पंचायतों के गठन की मांग किसने की, पंचायत होनी चाहिए उसके गठन की बात। संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था उस समय कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायतों के गठन की मांग की थी कि भाई पंचायतों के गठन से संबंधित विषय भी संविधान में होने चाहिए। तो श्री मनरप्पा नारायण अग्रवाल, JC कुमारप्पा या सरदार वल्लभ भाई पटेल या A और B। तो ध्यान रखना A और B ये संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने संविधान सभा में पंचायतों के बारे में भी बात की थी। और इसी के आधार पर आर्टिकल 40 में गांधीवादी विचारधारा पर पंचायतों के गठन को एडजस्ट किया गया, जो DPSP में है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के गठन की व्याख्या संविधान में कहां व्यवस्थित है। DPSP जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या संसदीय व्यवस्था। तो ध्यान रखना ए इसका आंसर होगा। DPSP में भाग 4 में, मैंने पहले ही बता दिया कौन सी में है ये, भाग 4 में आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई। मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 का है, भाग 4 का, और ये आर्टिकल 51 का में है। आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे और एक मौलिक कर्तव्य को कौन सा, कि गार्जियंस को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, मतलब 11 वर्ष से अधिक के बच्चों को गार्जियंस का अधिकार है कि वो उनको पढ़ाएं। मौलिक अधिकार आपको पता ही है, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। आगे चलते हैं। तो आगे है, पंचायतों के गठन किस अनुच्छेद द्वारा होता है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40,
अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 45, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका आंसर अनुच्छेद 40 होगा। आगे देखिए, 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब संविधान को पूर्णतः लागू होने के बाद पंचायतों के लिए पहला प्रयास कौन सा था? सबसे पहले क्या बलवंतराय मेहता समिति बनी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना, पीके थुंगन समिति बनी या सादिक अली समिति बनी? तो ध्यान रखना, सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम तैयार किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, पंचायतों के विकास, गरीबी उन्मूलन एवं पुनः उद्धार के लिए। तो इसका आंसर बी होगा। अब देखो, किस समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, किस समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था में विभाजन किया गया? LM सिंघवी या पीबी के राव समिति या के संथानम समिति या सादिक अली समिति? तो लक्ष्मी मित्तल सिंघवी समिति ने ग्राम और नगरों में पंचायतों को बांटने की बात की थी। पंचायत वर्तमान में 2 स्तर की है, एक तो ग्रामीण स्तर की पंचायती राज व्यवस्था, एक नगरीय स्तर की। ग्रामीण स्तर में 3 फेज होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर खंड पंचायत और फिर जिला पंचायत। इसमें भी 3 स्तर होते हैं, एक नगर पंचायत, एक नगर पालिका और एक नगर निगम। यहाँ प्रधान मुख्य होता है, यहाँ ब्लॉक प्रमुख मुख्य होता है और यहाँ जिला अध्यक्ष मुख्य होता है। यहाँ पर सभासद पार्षद मुख्य होता है, चेयरमैन मुख्य होता है, पार्षद नहीं चेयरमैन मुख्य होता है। यहाँ पे भी चेयरमैन होता है और यहाँ पे नगर निगम में जो होता है वो मेयर या 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या होती है तो वह महापौर मुख्य होता है, महापौर का चुनाव किया जाता है। उसके बाद के संथानम जो समिति है दोस्तों, ये CBC के गठन के लिए भी इसी ने सिफारिश की थी। आगे चलते हैं, महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षण की मांग किस समिति द्वारा की गई? पीवी के राव समिति, लक्ष्मी मित्तल सिंघवी समिति, के संथानम समिति या अशोक मेहता समिति? तो इसका आंसर पीवी के राव समिति होगा। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा पंचायतों में दलों की भागीदारी को अस्वीकारा था कि दलों की भागीदारी नहीं होती? जैसा कि अशोक मेहता समिति ने बोला था कि भाई दलों की भागीदारी होनी चाहिए, उसी ने 2 स्तर की बात की थी, लेकिन किसने नकारा? के संथानम समिति, कटारिया समिति, ये कसरिया नहीं है, कटारिया, कटारिया समिति जो 2009 में आई थी। ये कब आई थी? 2009 में आई थी। और सादिक अली समिति या LM सिंघवी समिति? तो ध्यान रखना, LM सिंघवी समिति ने इसे अस्वीकार किया था कि भाई दलों को स्थानीय शासन में शामिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन राज्यों में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीट आरक्षित होती हैं वर्तमान में? बिहार में, राजस्थान में, MP में या A और C? ध्यान रखना, भारत के 2 मात्र ऐसे राज्य हैं जिसमें महिलाओं को कितना % आरक्षण मिलता है? 50%। तो आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। राजस्थान तो वो राज्य था जिसमें 2 अक्टूबर 1959 को, जिसके नागौर जिले में सबसे पहले JL नेहरू ने, किसने? JL नेहरू ने किसकी बात की थी? पंचायती राज व्यवस्थाओं के प्रयोग के तौर पर लागू किया था, जो सक्सेस भी रही थी। उसके बाद किस समिति में LM सिंघवी समिति का समर्थन किया? LM सिंघवी समिति का समर्थन किसने किया? पीवी के राव समिति, पीके थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति या के संथानम समिति? तो पीके थुंगन समिति ने LM सिंघवी समिति का क्या किया था? समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मेरा कहने का मतलब, संवैधानिक रूप से पंचायतों को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था या आंध्र प्रदेश था या MP था या बिहार था? जल्दी से इसका आंसर गैस करिए, और जिसने भी इसका आंसर MP लगाया है वो बिल्कुल सही है। MP ऐसा राज्य है जिसने पहली बार संवैधानिक रूप से
पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया। जबकि आंध्र प्रदेश में भी प्रयोग करके देखा था, राजस्थान में भी प्रयोग करके देखा था, लेकिन यहाँ संवैधानिक तौर पर पहली बार क्या किया था, पंचायतों को लागू किया था। क्योंकि संवैधानिक रूप से दर्जा कब मिला था, तो संवैधानिक रूप से दर्जा मिला था 1992 में, तो उसके बाद ही तो एमपी ने किया अपने यहाँ पे। अब देखो, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा? तो ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये पंचायतों को जो भी फंड आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 243 आई, किसमें? आई में बोला गया कि एक वित्त आयोग होना चाहिए। और ये बनाया कब गया था? तो वर्ष 1994 में बनाया गया था। आगे चलिए। तो देखो, हमारे चैनल को आप शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। हमारा प्रयास है कि लेखपाल में जो भी हमारी क्लास कर रहे हैं, गारंटी दे रहा हूँ, मैक्सिमम लोग सिलेक्शन की ओर मूव करेंगे, क्योंकि हमने शपथ खाई है अब कदम बढ़ाते हैं आगे जीत की ओर। तो आपका फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने फ्रेंडों में क्या करिए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को भी दबाइए। तुम लोग भी दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन नई नई क्लासों का मिलता रहेगा। अभी इससे आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन डेली सॉल्व किया करेंगे, जो आपको बहुत मजबूत कर देंगे, आपको एग्जाम से डर को क्या कर देंगे, भगा देंगे। तो इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो ये है दोस्तों, सामुदायिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कितनी जगह लगाया गया? 52 विकास खंडों में, 16 विकास खंडों में, 55 विकास खंडों में या 40 विकास खंडों में? तो सामुदायिक विकास खंड जो है सबसे पहले 55 विकास खंडों में क्या किया गया था, लगाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक कार्यक्रम के लिए कौन सी समिति बनाई गई? मतलब किस समिति द्वारा सामुदायिक कार्यक्रम बनाया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीएल सिंघवी समिति या कटारिया समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था, क्योंकि सामुदायिक कार्यक्रम सफल नहीं रहा था। तो इसके मूल्यांकन के लिए कि भाई मूल्यांकन करिए और पंचायती राज व्यवस्था को मूल्यांकन करके पंचायती राज व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत बनाना चाहिए, इसके लिए कौन सी समिति बनाई थी? बलवंत राय मेहता समिति बनाई थी। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए कौन सी समिति शामिल नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी समिति है निम्न में से जो पंचायती राज सुधार की बात नहीं करती है? संथानम समिति, सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह समिति है जो किसकी बात नहीं करती, पंचायतों के सुधार की, क्योंकि ये जो बात करती है वो इसके तहत मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो लाया गया था, फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं, वो इसी के तहत भाग, संविधान के भाग 4 का में है। ध्यान रखना, इसके लिए आर्टिकल 51 का, भारतीय संविधान में आर्टिकल 51 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, स्वर्ण सिंह समिति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1960 में लागू पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं थी? मतलब 1960 के समय पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो किस राज्य में लागू नहीं थी? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आसाम में या महाराष्ट्र में? तो ध्यान रखना, ऊपर के तीनों में 1960 में ही पंचायती राज व्यवस्था क्या की गई थी, लागू की गई थी। महाराष्ट्र में 1960 में लागू नहीं की। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति ने पंचायतों के कार्यक्रम को 4 वर्ष करने की सिफारिश की? मेरा कहने का मतलब, आज जो पंचायतों का कार्यक्रम है वो 5 वर्ष है, लेकिन कौन सी समिति थी जिसने बोला था कि भाई पंचायतों का कार्यकाल क्या कर दो, 4 वर्ष कर दो? तो बलवंत राय मेहता समिति, संथानम समिति, अशोक मेहता समिति या पीके थुंगन समिति? तो ये सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। और अशोक मेहता समिति वही समिति है जिसने पंचायतों को 2 स्तर पर लागू करने की बात की थी। 1977 में ये क्या हुई थी, बनी थी। बलवंत राय मेहता 1957 में बनी थी, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, किस समिति ने स्थानीय शासन के चुनावों को दलीय आधार पर लाने की मांग की थी? कटारिया समिति, अशोक मेहता समिति, संथानम समिति या बलवंत राय मेहता समिति? तो अशोक मेहता समिति ने बोला था कि भाई पंचायतों में दल के आधार पर चुनाव होना चाहिए। जो पार्टी वाले दल होते हैं, राष्ट्रीय और राज्य दल के आधार पर बात की थी। तो इसका आंसर बी होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन की बात की गई थी? किस समिति ने कहा था कि पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग होना चाहिए? एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के.वी. राव समिति, संथानम समिति या कटारिया समिति? फटाफट से इसका आंसर दो और ये मैं आपके लिए देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ जो आपको लेखपाल में अब बनने से कोई रोक नहीं सकता यदि आप कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पर लगे रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप क्या करिए, जोड़ने का प्रयास करिए, सब्सक्राइब भी करिए और हर एक स्टूडेंट चैनल को लाइक करे और कमेंट करे। आपको हमारी क्लास कैसी लगती हैं और इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे यदि कहीं बदलाव की आवश्यकता है तो उसे पूरा करें। तो थैंक यू दोस्तों।